His gracious presence has inspired one and all, and I take the honor, I take the privilege to request Honorable Minister Sri Parshottam Rupalaji to kindly address the assembly here. राम राम। सामने बोलना पड़ता है, ये कल्चरल का प्रोग्राम है, उसमें जय जगन्नाथ बोलने से आपको जोर से जय जगन्नाथ बोलना पड़ता है। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कलिंगा एंड साउथ ईस्ट एशिया द सिविलाइजेशन लिंकेजेस, जो 3 दिन से यहाँ चल रहा था, इसके समापन समारोह कार्यक्रम में हमारे मंच को शोभा दे रहे हैं, जो अभी ही हम सबका मार्गदर्शन करके स्थान लिए, ऐसे कंबोडिया से पधारे हुए चंथोरन थाई जी, वहाँ के डीडीजी हैं, प्रोफेसर उपेंद्र पादी जी, डॉक्टर चंदी प्रसाद नंदा जी जो बड़ौदा से आए हैं। सो एक प्रकार से एस के नंदा जी को भी मैं गिन लूँ तो 3 गुजराती आ गए इसमें। हमारे प्रोफेसर नवनीता रथ जी, आपको सुन के मुझे बड़ी प्रसन्नता दी। आपने कलिंगा को ग्लोबलाइजेशन का पायनियर बताया, इसके लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी बातें हमने दबे स्वर में बहुत कही, अब इसको थोड़ा बुलंद स्वर में कहने की आदत डालने की आवश्यकता है। इसका आपने प्रारंभ किया, सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रोफेसर पतित पावन मिश्रा जी और अमेरिका से हमारे साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े प्रोफेसर एस के नंदा साहब, वहाँ तो शायद रात्रि चलती होगी और रात्रि के 1:30 बजे आप अमेरिका को भी जगा रहे हैं, हमें भी जगा रहे हैं, इसलिए नंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सौनु स्वागत करी छू। यहाँ जितने भी विषय रखे गए और मुझे सुनने का ये सुनहरा अवसर मिला, इसके लिए मैं नंदा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उसका आभारी हूँ। मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी को और IMS को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन को अंजाम देने का सार्थक प्रयास किया गया। न तो मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और ना ही इस प्रकार के इंटरनेशनल इवेंटों में जाने आने का सौभाग्य प्राप्त आदमी हूँ, मगर यहाँ से जो बातें हो रही हैं वो हमारी साउथ ईस्ट एशिया के साथ कलिंगा साम्राज्य का उस कालखंड में हम कहाँ थे, कैसा प्रभुत्व था। एक बात और भी सुनने को मिली कि चाइना को कलिंगा मदद करता था, यहाँ से एक्सपोर्ट चाइना में होता था। ऐसी बातें सुनते हुए थोड़ा छाती चौड़ा होता है, तो अच्छा लगता है। अभी भी यहाँ जो बता रहे थे कंबोडिया के प्रोफेसर साहब, वहाँ के दृश्य को देखकर बनता था कि वहाँ उस समय का शिल्प, उस समय का ये आर्किटेक्चर, वो उस जमाने में करने वाले कितने शक्तिशाली होंगे। आज भी सोचा जाए तो ये करना असंभव है, तो उस जमाने में उन्होंने कर दिया तो वो कितने शक्तिशाली होंगे, तभी ये जाके हुआ होगा। एक निवेदन ऐसा भी आया कि कहाँ ऐसे यहाँ से बाहर गए लोग, क्या वजह होगी, डर था, भय था, लालच था। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ों से संस्कृति का आदान प्रदान होता है, वो ऐसी चीज़ों से हो ही नहीं सकता। डर के मारे लोग आ जाता है, भय के मारे लोग आ जाता है, अकाल में लोगों का स्थलांतरण हो जाता है, मगर वो कल्चरल अपनी शाख वहाँ छोड़ने की काबिलियत नहीं रखते हैं। वो उसी कालखंड में होता है जब संपन्न लोग जाते हैं, जब शक्तिशाली लोग जाते हैं,
तभी जाके ही वो अपनी शाख या अपनी फुटप्रिंट्स वहाँ छोड़ने की काबिलियत रखते हैं। सो हमें बहुत गर्व से कहना चाहिए कि कलिंगा साम्राज्य जब हिंदुस्तान में हुआ करता होगा वो अपनी चरम पे हुआ होता होगा, तभी जाके उन्होंने अपनी फुटप्रिंट दुनिया में छोड़ने का प्रयास किया। मेरी समझ में 2-3 चीज़ें हैं, मैं इसको बहुत संक्षिप्त में नरेट करने का प्रयास करूंगा। एक तो मुझे यहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई कि जगन्नाथ जी के साथ साथ हनुमान जी भी विराजमान। वो पहले मैं थोड़ा सोच रहा था कि हनुमान जी को इधर क्यों बिठाया गया होगा, बाद में पता चला कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत से लंका में बिना वीजा के जाने वाले वो पहले मंत्री थे। विदाउट वीजा वो चले गए थे। वो तभी से हमारा आना जाना शुरू है, अभी भी चल रहा है। सो इस प्रकार वो भी ताकत का प्रतीक था ना, वो ताकत थी इसलिए हम जा सकते थे। उनका ये प्रतीक है हनुमान जी महाराज। ताकत होती है तो ये सब कुछ होता है। अभी बारिश की सीजन चल रही है, बहुत न्यूज आ रहा है, इस नदी का पानी उधर चला गया, यमुना का पानी दिल्ली में राजघाट तक पहुंच गया, कई नदियों के पानी इधर उधर जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो जब पानी में रिच होते हैं, पानी की इनकी क्षमता बढ़ जाती है तो अपने किनारों को छोड़कर दूसरे प्रदेश में वो जाती है। वैसे ही किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र में वो संपत्ति की जब बढ़ोतरी होती है, बौद्धिक संपदा की भी बढ़ोतरी होती है और सैनिक संपदा की भी बढ़ती है, तभी वो अपने राष्ट्रों की सीमाओं को उल्लंघन करके दूसरी ओर जा सकते हैं और गए हैं। इनके ये सारे सबूत अभी भी हमारे सामने जो हिस्ट्री में मिलते हैं वो करेंगे। आज यहाँ मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस प्रकार के आयोजनों को फिर आगे कैसे बढ़ाया जा सके, उसके रिसर्च वर्क को जो चल रहा है उसको मदद कहाँ से मिलेगी, उनके रूट को ढूंढना पड़ेगा, उसके रूट में पानी डालना पड़ेगा। ऐसी संस्थानों के रिसर्च को कहीं से कहीं परमानेंट रूप में उनकी सहायता की जाए। वो फिर सरकारी हो सकती है, वो बिन सरकारी हो सकती है, मगर इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो रिसर्चर बात कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे और इनको जोड़ के पाएंगे। 1-2 चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। मैंने बताया कि हम सीमोल्लंघन करते हैं और ये हमारी परंपरा में दशहरा के साथ जुड़ा हुआ था। दशहरा में सीमोल्लंघन का एक कार्यक्रम हुआ करता था, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हुआ करता था। मगर जो साम्राज्यवाद की बात आती है और एक कॉलोनाइजेशन शब्द जो प्रयोग में किया जाता है, और यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनका जो कल्चर जिस प्रकार से डेवलप हुआ, वैसे वो रेड इंडियनों का प्रदेश था, उस पर वो चढ़ बैठे हैं बाहर से जाके, वो हमको डेमोक्रेसी की सलाह दे रहे हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी है, पूरे दुनिया भर के गुनाहित लोगों को वहाँ डंप किए जाते थे और उन लोगों ने मिलकर अब अपना साम्राज्य बना दिया है और वहाँ के आदि जाति के जो लोग हैं उस पर तगड़ा शासन कर रहे हैं। वो उनका वो कल्चरल इंटरनेशनली इवेंट है। उसी प्रकार से मैंने हनुमान जी का जिक्र किया, हमने लंका पे विजय प्राप्त किया, वो इसे रामायण में लिखा हुआ है, मगर लंका पे अपना शासन नहीं किया, वो उन्हीं के भाई को सौंपकर हम आए थे। ये इंडियन कल्चर है, ये इंडियन सिविलाइजेशन है, ये भारतीय संस्कृति का बोझ है। यहाँ से बौद्धिज्म की बात हो रही है, यहाँ से जैनिज्म की बात हो रही है, यहाँ से हिंदुइज्म की बात हो रही है, मगर उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत ही यही थी कि भगवान महावीर ने जो अहिंसा का बोध दिया वो उस समय भी शाश्वत था, आज भी इतना सांप्रत है, आज भी इनकी इतनी आवश्यकता है। इस दुनिया को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो भगवान महावीर के बोध की ज़रूरत है। ऐसे फटाकड़ा की तरह युद्ध कर रहे हैं, किसी पे डाल रहे हैं, कोई समझते ही नहीं है। तो ये उस समय भी, इसीलिए जिस संस्कृति के बेसिक में ऐसे सिद्धांत होंगे जो मानव के हित के होंगे, कल्याण के होंगे, वही संस्कृति के वही सिद्धांत सदैव चलते रहेंगे और ये सदैव चलाने का दायित्व भारत को
मैं मानता हूं कि डेस्टिनी ने दिया है, इसीलिए वो चल रहा है और आज भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा उसी समय। इसीलिए वो मॉन्क वहां गए चाइना में। आप कल्पना कीजिए, आज भी उन लोगों को कुछ समझाना है तो कितना दुष्कर है। आज के कालखंड में भी उनको कुछ चीज समझानी है तो दुनिया में आज सबसे कठिन कोई चीज है तो वो चाइनीज को कुछ समझाना। इससे कठिन कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। वो आज इतना है तो उस समय के हमारे मॉन्क ने वहां जाकर इनको कैसे अपना डंडा दाखिल किया होगा, वो कितने स्पिरिचुअल पावरफुल होंगे, कितने इंटेलेक्चुअल पावरफुल होंगे। इन्होंने हिमालय के ऊपर जाके अपनी प्रतिभा को प्रस्थापित करने का काम किया। ये हमारे ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। ये भारत है, ये भारतीय संस्कृति है। इसको इसमें से हमें सीखने की, प्रेरणा लेने की। हिस्ट्री में जब पढ़ता था उस समय के मेरे मन में ऐसे विचार आते कि ये हिस्ट्री क्यों रखा है हमारे सब्जेक्ट में। ऐसे बचपन में ऐसे विचार आते कि ये क्यों, पढ़ने की क्या चीज़ है। किसी का बाप, किसी का कहाँ क्या हुआ था, इसको कितनी रानियाँ थी, इसका कितना, मुजफ्फर का बाप कौन था, इसका पिता कौन था। इतना मैं इसको हेट करता था कि किसी के नाम ही याद नहीं रखता था कि ये क्यों अभी इनके पिताजी को, हमको अपने फोरफादर के नाम याद नहीं है और इनके पिताजी के नाम हम याद रखते बैठे थे। उसकी डायरी बनाते, लेसन लिखना पड़ता है और नाम भूल गए तो 10 बार लिखना। ये क्यों चल रहा। बाद में किसी ने मुझे जब समझाया, शायद बीएड के समय पे हमारे प्रोफेसरों के सामने ये विषय विद्यार्थी के रूप में मैंने रखा, तब समझाया था कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि हिस्ट्री में जो गलतियाँ हुई है उसको पढ़कर नई पीढ़ी उस गलतियों से बचे। इसलिए हिस्ट्री को पढ़ाना बहुत ज़रूरी, आवश्यक होता है। सो ऐसे इस हिस्ट्री में से हमें कहाँ हमारी चूक हुई, कहाँ हमें आगे जाना चाहिए, कैसा हमारा गौरवान्वित, हमारा पुरखों का कितना वो था, ये सारी चीज़ें हमें उसमें से मिलती हैं। प्रेरणा के स्रोत हमें उसी में से मिलते हैं। ऐसे में हमारी इस कलिंगा की जो कथा है, और उसमें अभी यहाँ नामोल्लेख आपने किए, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, इतने नाम बड़े बड़े नाम थे और उसको सम्राट की पदवी दी जाती थी। ये भी एक टाइटल होता होगा, मेरा इतना अनुभव नहीं है, हिस्ट्री के प्रोफेसर्स लोग बता सकते हैं कि राजा होता, जागीरदार होता, ऐसे सम्राट होता। वो सम्राट उसी को कहते होंगे जिनकी पूरे खंड पर जिसका प्रभाव होता होगा। मतलब उस समय के भारत आप मान लो, उस समय का आर्यावर्त मान लो, ऐसे जैसे हमारा संबोधन होता होगा, उस पर कि इनके सामने किसी की नहीं चलती होगी, उसको सम्राट बोला जाता होगा। और उस समय वो अश्वमेघ की हमारी जो कथाएं आती है, अश्वमेघ यज्ञ करने की, वो अपने घोड़े को छूटा छोड़ते थे, वो पूरे आर्यावर्त में घूमते थे, इसको कोई रोक नहीं सकता था, इसको सरेंडर होना था, और रोके तो इनसे युद्ध करना पड़ता था। इसी से उनकी सत्ता की स्वीकृति होती थी। ये एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती होगी। उसी में से जो पसार होता था उसको सम्राट बोला जाता था। तो ये कलिंगा था जिन्होंने सम्राट की परंपराएं इस देश को दी थी। इसी के कारण इसकी महत्ता भी है। और जियोग्राफिकली भी आप हमारे पूर्व किनारे पे है, और इसी से ईस्ट एशिया की ओर जाने का सुगम भी होता होगा। मगर यहाँ हम ताकतवर थे, इसीलिए हमारी यहाँ से बातें, हमारे कल्चरल, हमारा व्यापार। गुजराती में एक कहावत हुआ करती थी, जावे जे को नर गयो वो कभी न पीछे आवे, अगर वो पीछे आवे तो परिया परिया खावे। अगर जावे कोई जा ही नहीं सकता, जाता तो कभी वापिस नहीं आता, और अगर वापिस आ गया तो पीछे पीढ़ियों की पीढ़ियों खाए उतना माल सामान लेके आता। ये कहावतें चलती थी पुराने ज़माने में। और आज अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, कनाडा जाने का जैसा क्रेज़ था, ऐसा उसी समय जावा, सुमात्रा, बाली वगैरह देशों में जाने का हमारे देश में क्रेज़ हुआ करता था। साथियों, हिस्ट्री के बारे में और इस सारे इवेंट के बारे में यहाँ अपने 3 दिनों से बहुत ही विद्वत लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। इस पर तो मैं इशारा करने का ही काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ।
मगर मैं उस प्राचीन इतिहास की परंपराओं को वर्तमान के साथ जोड़ने की मुझे अचूक कोशिश करनी है। उस समय जैसे हम बाहर जाते थे, क्या आप योगा दिवस को उसी दिशा में का एक स्टेप मान सकते हैं या नहीं मान सकते? आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, वो भी भारत का ही बढ़ता हुआ कदम है। उसी दिशा में हम चले गए। आज फिर से भारत की बात मनाने का समय शुरू हो गया है। किसी ने अमृतकाल का जिक्र किया, वो बहुत ही सही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक निवेदन है, वो हमें सभी को याद रखने जैसा है। यही समय है, सही समय है। ये अभी का जो समय है वही सही समय है, और इसी में हमें हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को पुनश्च विश्व गुरु के पद पर प्रस्थापित करने का समय अब शुरू हो गया है। उसी को अमृतकाल माना जाएगा। अभी आपका मोटा अनाज, जिसको बाजरा, ज्वार, रागी हम कहते थे, वो इतना नीचे चला गया था कि एक तौर से तो सिविलाइज्ड सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, वो लोग इनको गरीबों का अनाज बोलते थे। ये बाजरा, ज्वार, रागी ये गरीबों का अनाज माना जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पूरे विश्व ने मिलेट ईयर मनाने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने इनको श्री अन्न का दर्जा दिया। आज वो हमारा बाजरा, हमारा ज्वार, हमारा रागी, ये हमारा जाड़ा अन्न जो था वो विश्व में मशहूर हो गया। और अमेरिका के प्रेसिडेंट में भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में जो भोज बना, उसमें भी श्री अन्न को शामिल करने का उन्होंने कोशिश किया। ये अभी शुरू हो गया। मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है। आयुर्वेदा में भारत को सेंटर मिला WHO की ओर से। अब आयुर्वेदा में भारत जो बोलेगा वो विश्व को मानना है। आयुर्वेदा में WHO का हेडक्वार्टर भारत में आ गया। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि यहाँ हमारे नंदा जी के साथ बात कर रहे थे, उस बता रहे थे वो हेल्थ में उन्होंने गुजरात में बहुत काम किया था एज ए सेक्रेटरी के तौर पर। मगर अभी इनको बड़ी खुशी होगी कि गुजरात में जामनगर को ही ये हेल्थ सेंटर, वर्ल्ड का हेल्थ सेंटर की मान्यता अभी उनको मिली है। वो उनको क्यों मिली, ये बात का भी 2 लाइन में मुझे जिक्र अवश्य करना चाहिए। उसमें भी हमारा कॉम्पिटिटर चाइना था। चाइना और हमारे बीच में ही कंपटीशन था। चाइना को इसलिए नहीं मिला और हमको इसीलिए मिला, चाइना की सारी ऑल्टरनेट मेडिसिन्स वहाँ बहुत अच्छी उसकी भी प्रैक्टिस है। जैसे हमारी आयुर्वेद में प्रैक्टिस है, वैसे उनकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मगर उनको इसलिए नहीं मिला, विश्व में अब ऐसा मत है कि चाइना की सारी मेडिसिन वो प्राणीजन्य है, वो प्राणियों में से बनती है, और हमारी सारी आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन है वो वनस्पति जन्य है। और विश्व का अब मत है कि हमें वनस्पति जन्य की ओर जाना चाहिए, इसलिए वो सेंटर हमको मिला है। ये हमारे आयुर्वेद की मान्यता की ओर भी विश्व में हमारे एक विचार को प्रस्थापित करने की दिशा में एक मान्यता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब अहिंसा की घोषणा महावीर प्रभु ने की होगी, तब उनको कल्पना नहीं होगी, उनके मन में ये, मस्तिष्क में ये विचार नहीं हुआ होगा कि भारत कभी गुलाम बनेगा, यहाँ ब्रिटिशरों के कॉलोनाइजेशन होगा, हम ब्रिटिशर के गुलाम होंगे, उसमें एक आदमी पैदा होगा, महात्मा गांधी उसका नाम होगा, वो इस अहिंसा के शस्त्र का प्रयोग करके महासत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। वो उनके मन में नहीं था। कि शोध भले ही हमारे राष्ट्र की हो, हमारे संत की हो, हमारे भगवंत की हो, मगर वो समग्र मानव के लिए उपकारी हो। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि ये हिंदुओं के लिए है, ये बुद्ध के लिए हैं, ये जैन के लिए हैं, ऐसी घोषणा ही नहीं है। हमारी घोषणा ही यही रही, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी जो घोषणा है, इसी को विश्व के फलक पर प्रस्थापित करने का समय शुरू हो गया है। इसको बल देने हेतु मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने ये कलिंगा साउथ ईस्ट एशिया एक कॉन्फ्रेंस को दोबारा दूसरा सेशन बना के उसमें 12 देश के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। जो भी डेलीगेट्स उन देशों में से यहाँ आया है, मैं भारत सरकार के मंत्री के नाते उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ भारत की इस भूमि पर।
भगवान जगन्नाथ जी की भूमि पर आपका स्वागत है, महात्मा गांधी जी की धरती पर आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी लोगों ने ये 3 दिन जिस प्रकार से डेलिब्रेशन किया है, ऐसे समय पे आपने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जब कलिंगा के कालखंड में हमारी नवनीता बहन ने जैसे कहा कि ग्लोबलाइजेशन का प्रारंभ और पायोनियर उस स्टेट से हुआ था, ये पुनश्च विश्व की नज़र भारत की ओर अभी आकृष्ट हो रही है। इसके कई उदाहरण हैं। कोरोना का मैनेजमेंट हो, कोरोना में विश्व के देशों को मदद की आवश्यकता हो, विश्व की किसी महासत्ता ने नहीं किया है ऐसा मेरे भारत ने किया है। कई देशों को मदद करने का काम मेरे भारत ने किया है। ये फिर से दुनिया को, आज दुनिया में एक मत हो गया है कि अगर कोई आपत्ति आ जाए और गुहार लगाने की जरूरत पड़े तो सुनने वाला देश कौन है? उस देश का नाम भारत है। वो आज विश्व में प्रस्थापित हो गया है और आप सब लोग तो साक्षी हैं। ये रशिया यूक्रेन वाला जो इश्यू चला और हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंस गए थे। मेरा सौभाग्य था कि इनको जब लाया गया भारत, तो उस एक प्लेन में जो आ रहे थे वो बच्चे, उसके स्वागत के लिए मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने का मौका मिला था। तो बड़े खुश बच्चे थे, उसको बाहर स्वागत करते हुए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने एक बच्चे को पूछा कि बेटे वहाँ तो ये निर्दयी लोगों के बीच का युद्ध है, वो तो महिलाओं को भी नहीं बख्शते, बच्चों को भी नहीं बख्शते, हॉस्पिटल पे बम्बार्डिंग हो रहा है, वहाँ से तुम लोग कैसे निकले वहाँ से कैसे? और एक बच्चे ने जो मुझे बताया, मैं आपके साथ शेयर करना बहुत मुझे गर्व होता है। उसने ये कहा कि हमें एक ऐसी सूचना मिली थी कि आप तिरंगा हाथ में लेकर निकलना, आप पर कोई गोली नहीं चलाएगा। यहाँ इतिहास के बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि विश्व का युद्ध का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस युद्ध के इतिहास में किसी को लिखना पड़ेगा कि दूर दराज कहीं पे एक युद्ध हो गया था, वहाँ भारत के तिरंगे को सलामती के रूप में सम्मान दिया गया था। ये लिखने का इतिहासकारों को लिखना पड़ेगा। ऐसे कालखंड में हमें आप लोगों को काम करने का अवसर मिला है। अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का विनम्र मत है अमृत काल का, उनका कल्पना ये है कि जैसे अमृत महोत्सव मनाया गया था आज़ादी के 75 साल को लेकर, उसमें क्या किया गया था, तो आज़ादी के लड़वैया जो लोग थे, जिन लोगों ने बलिदान दिए, उन लोगों की कल्पना थी, उनका संकल्प था कि हमें आज़ाद होना है। और वो संकल्पना को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो मांगा वो दिया। उन्होंने सर मांगा, सर दिया। उन्होंने लाठी चलाई, झेली। उन्होंने गोली चलाई, झेली, जेल दिया, सह किया। जो भी मांगा वो देकर उन्होंने आज़ादी ली। वो उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए उन्होंने परिश्रम किया, बलिदान दिया। अब उस भारत को 100 साल मनाने के कालखंड में हमें कैसा भारत चाहिए, मेरा भारत कैसा होना चाहिए, उसकी संकल्पना हर भारतीय को करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। मेरा भारत ऐसा होना चाहिए और उसकी पूर्तता के लिए ये 25 साल को हमें श्रम करना चाहिए। ये 25 साल उसमें लगाना चाहिए। उसी के लिए वो अमृतकाल बोलते हैं। अमृतकाल का मतलब है कि ये 25 साल 140 करोड़ लोग भारत को 47 जब मनाएंगे, हम शतक मनाएंगे आज़ादी का, उस समय मेरा विकसित भारत होना चाहिए। इस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसी संकल्पना के साथ जब प्रधानमंत्री श्री विश्व के समुदाय के सामने ये G20 के माध्यम से जब इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, उसी समय उसका लोगो में एक वाक्य लिखा हुआ है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है, हमारा सबका फ्यूचर एक है। ऐसा लोगो
पहली बार G20 के प्लेटफॉर्म पर गया है। मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में दुनिया को एक नया नारा भेजने का काम भी इस प्रेसिडेंसी के माध्यम से हम कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम ये भी हमारी कल्पना है, हमारी संस्कृति की कल्पना है। कुटुंब शब्द के बारे में भी मैं विस्तार से बात कर सकता हूँ, यहाँ अभी मुझे नहीं करना है, मगर ये भी हम विश्व को देने वाली एक चीज़ है, मानवता के लिए देने वाली चीज़ है, भारतीय संस्कृति की ये धरोहर है। उसको जीने की भी आवश्यकता है, उसको प्रसारित करने की भी आवश्यकता है। ऐसे माहौल में इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए SK नंदा जी ने मुझे आग्रह किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसे विषय के बीच में आप सबके बीच में आया, जगन्नाथ जी की पवित्र धरती में आने का सौभाग्य मिला और कलिंगा जैसे हमारे महान साम्राज्य के इतिहास को गुनगुनाने का, सुनने का, उसके प्रभाव को जानने का मुझे अवसर मिला। आप सबको मिलने का भी अवसर मिला। इसके लिए पुनश्च आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, खास करके कलिंगा यूनिवर्सिटी को और IMS को बधाई देते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार, पुनश्च सभी को राम राम।